सन्नाटे में जब आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? अरबों सितारे, अनगिनत आकाशगंगाएं और उनके बीच फैला हुआ एक अनंत सन्नाटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले क्यों हैं? इतनी सारी गैलेक्सी, इतने सारे ग्रह, फिर भी अभी तक हमें किसी और जीवन का कोई निशान क्यों नहीं मिला? इसे ही कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, यानी ब्रह्मांड में जीवन के होने की संभावना तो बहुत है लेकिन सबूत कहीं नहीं। तो आखिर सच क्या है? क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हमें उनसे मिलने नहीं दे रही? और अगर कहीं बाहर कोई सभ्यता मौजूद भी है तो वो कितनी शक्तिशाली होंगी? क्या उन्होंने ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया है या फिर वो हमें कहीं से छुपकर देख रही हैं? साल 1950 की बात है। अमेरिका की एक रिसर्च लैब में लंच टाइम पर कुछ वैज्ञानिक बैठकर कैजुअली बातें कर रहे थे। बातें घूम फिर कर पहुंच गईं यूएफओज और एलियंस पर। इसी बीच अचानक एक सवाल उठता है। वो सवाल पूछने वाले एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ये एलियंस सच में मौजूद हैं तो आखिर वो सब कहाँ हैं? ये छोटा सा सवाल इतना गहरा था कि आज तक पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी उसका जवाब नहीं दे पाई और तभी से इसे कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स। जरा सोचिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली ही 200 अरब से ज्यादा तारों को समेटे हुए है और अगर हर तारे के इर्द गिर्द कम से कम एक एक ग्रह हो तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों की तादाद में ग्रह मौजूद हैं। अब साइंस कहती है कि इनमें से लाखों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां लाइफ के लिए सही कंडीशंस हों, जैसे हवा, पानी, एनर्जी, सब कुछ। फिर सवाल उठता है कि अगर लाइफ इतनी कॉमन है तो आखिर हम अकेले क्यों हैं? सोचिए, एक गांव में सैकड़ों घर हों और उनमें से सिर्फ एक ही घर में दिया जले और बाकी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा रहे, तो क्या ये अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ब्रह्मांड, जहां अरबों खरबों सितारे हैं लेकिन हमें अभी तक किसी दूसरे घर से कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कमजोर है क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ इतने जटिल और अद्भुत तरीके से डेवलप हुई है तो ब्रह्मांड के इतने विशाल फैलाव में इसका दोबारा होना तो लगभग निश्चित है। तो फिर असली राज क्या है? क्या वो सिविलाइजेशंस पहले आकर खत्म हो गईं या फिर वो हमसे इतने आगे बढ़ चुकी हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं? और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली गहराई, क्योंकि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें झांकना होगा एक खतरनाक कॉन्सेप्ट की ओर, जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले हो और रास्ते में आपको कई दरवाजों से होकर गुजरना है और हर एक दरवाजे के पीछे एक नया खतरा छुपा है। अगर आप वो दरवाजा पार कर गए तो आपकी यात्रा जारी रहेगी, लेकिन अगर नहीं तो आपका वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। यही है द ग्रेट फिल्टर का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा काल्पनिक दरवाजा जो हर सभ्यता के सामने आता है और ज्यादातर सभ्यताएं उसे पार ही नहीं कर पाती। तो सवाल ये आता है कि ये ग्रेट फिल्टर आखिर है क्या? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि जीवन की शुरुआत ही बहुत रेयर हो, यानी इनऑर्गेनिक मैटर से पहली बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, डीएनए, सेल्स और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना। ये सब इतना इम्प्रॉबेबल है कि शायद पूरा ब्रह्मांड मोस्टली डेड वर्ल्ड से भरा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम लकी हैं क्योंकि हम इस फिल्टर को पार कर चुके हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद असली ग्रेट फिल्टर अभी हमारे आगे है। सोचिए, एक सिविलाइजेशन बहुत मेहनत करके टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, स्पेस ट्रेवल सीखती है, मशीन बनाती है, एआई डेवलप करती है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से वो खुद को ही नष्ट कर देती है। न्यूक्लियर वॉर, अनकंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज, किलर एआई या फिर कोई और डिजास्टर। इतिहास बताता है कि इंसानियत जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से खुद को खतरे में भी डाल रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम भी उसी राह पर हैं? क्या हमारी सभ्यता भी उसी ग्रेट फिल्टर से टकराने वाली है जहां से आगे कोई भी सिविलाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाती? सोचकर देखिए कि शायद इसी वजह से ब्रह्मांड में खामोशी है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं पैदा हुई वो सब अपने अपने फिल्टर्स में फंसकर मिट गईं। और अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अगले दरवाजे के पीछे कौन सा खतरा छुपा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने ये फिल्टर पार कर लिया तो उसके बाद हमारी जर्नी हमें कहाँ ले जाएगी? तो उसका जवाब छुपा है कादशेव स्केल में। साल 1964 में एक रूसी वैज्ञानिक निकोलाई कादशेव ने एक अद्भुत विचार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्यता की असली ताकत उसके हथियारों या उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके एनर्जी कंट्रोल से मापी जानी चाहिए। यहीं से जन्म हुआ कादशेव स्केल का, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़कर कोई भी सभ्यता धीरे धीरे ब्रह्मांड की एब्सोल्यूट शक्ति तक पहुंच सकती है। कादशेव स्केल की सबसे पहली सीढ़ी है टाइप 1 सिविलाइजेशन, यानी वो सभ्यता जो अपने पूरे ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल कर सके।
सोचिए, अगर इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए तो क्या होगा। हम तूफानों से एनर्जी खींच लेंगे, ज्वालामुखियों की गर्मी से पावर बनाएंगे, भूकंप से उठी ऊर्जा को भी बिजली में बदल देंगे। यानी हमारी धरती का कोई भी रिसोर्स बेकार नहीं जाएगा। लेकिन सच ये है कि अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। आज की तारीख में इंसानियत कादसेव स्केल पर 0.7 सिविलाइजेशन है, यानी अभी भी हम टाइप 1 बनने से काफ़ी दूर हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर हमने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अपने सूरज की एनर्जी को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो हम बन जाएंगे टाइप 2 सिविलाइजेशन। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक शानदार कॉन्सेप्ट दिया, डायसन स्फीयर। सोचिए, अरबों सोलर पैनल से बना एक विशालकाय ढांचा जो पूरे सूरज को घेर ले और उसकी सारी एनर्जी कैद कर ले। लेकिन शायद इसमें भी खतरा है, क्योंकि जैसे ही कोई सभ्यता इतना बड़ा निर्माण शुरू करती है तो वो तुरंत दूसरी सभ्यताओं की नज़र में आ जाती है और शायद यहीं से शुरू होता है इंटरगैलेक्टिक वॉर का खतरा। अब आते हैं अगली सीढ़ी पर, टाइप 3 सिविलाइजेशन। इस स्तर की सभ्यता सिर्फ एक तारे या एक सोलर सिस्टम पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी पर कब्जा कर लेती है। ये सभ्यता न सिर्फ अमरता के करीब पहुंच जाएगी बल्कि हजारों लाखों सालों तक स्पेस कॉलोनाइजेशन करती रहेगी। कार्दसेव ने तो केवल टाइप 3 तक ही बात की थी, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने तो इससे आगे की कल्पना की है, टाइप 4, 5, 6 और 7 सिविलाइजेशंस की। टाइप 4 वो सभ्यता होगी जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को कंट्रोल कर सके। टाइप 5 वो सिविलाइजेशन होगी जो मल्टीवर्स में आ जा सके। टाइप 6 वो सिविलाइजेशन होगी जो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सके। और टाइप 7 ये वो स्तर है जहाँ कोई भी सभ्यता प्रैक्टिकली भगवान जैसी हो जाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर एक सवाल उठता है कि अगर ये सिविलाइजेशन सच में मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं? क्या वो हमसे इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि हमें पहचानना ही नहीं चाहती, या फिर वो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उनकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान हैं? तो इस रहस्य का जवाब मिलता है ग्रेबी एलियंस हाइपोथेसिस में। सोचिए, आप एक जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि ये खामोशी असली नहीं है। कोई है जो हिल डुल रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। ब्रह्मांड भी शायद कुछ ऐसा ही है, खामोश लेकिन भीतर से जिंदा। वैज्ञानिकों ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्रेबी एलियंस हाइपोथेसिस। इसके अनुसार जब कोई सभ्यता एक खास स्तर तक पहुंच जाती है तो वो अपने ग्रह तक सीमित नहीं रहती, वो ब्रह्मांड में फैलना शुरू कर देती है, प्लैनेट से प्लैनेट, स्टार से स्टार और धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी तक। जैसे स्याही का एक धब्बा पानी में फैलता है, वैसे ही ये सभ्यताएं ब्रह्मांड में फैलती जाती हैं। दोस्तों सोचिए, आप रात के अंधेरे में जंगल में अकेले खड़े हैं, चारों तरफ गहरी खामोशी है। आपको पता है कि इस जंगल में और भी शिकारी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कौन हैं और कब हमला करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी सांस रोककर चुप रहेंगे और पत्ते तक को नहीं हिलने देंगे? क्योंकि अगर आपने आवाज की तो अगला शिकार आप हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का। इसके अनुसार ब्रह्मांड भी एक अंधेरा जंगल है जहां हर सभ्यता एक शिकारी की तरह छुपी बैठी है। हर किसी के मन में एक ही डर है, अगर मैंने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी तो कोई और मुझ पर हमला कर देगा। इसीलिए सभी सभ्यताएं अपने आप को छुपाती हैं, साइलेंट रहती हैं, कहीं से कोई सिग्नल नहीं भेजती। अब सोचिए, अगर ये थ्योरी सच है तो शायद इसी वजह से हमें आज तक किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि वो सब जानबूझकर छुपे हुए हैं। और अगर हम इंसान अचानक लाउड होकर रेडियो सिग्नल्स और सैटेलाइट के जरिए अपने अस्तित्व का ऐलान कर दें तो क्या होगा? हो सकता है कि कोई सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमें देख ले और उनके लिए हम सिर्फ एक बाधा हों, एक कीड़ा मकोड़ा जिसे कुचल देना उनके लिए बच्चों का खेल हो। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी हमें एक डरावना सवाल देती है कि क्या हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए खुद को छुपा कर रखें, या फिर हमें ब्रह्मांड में अपनी आवाज उठानी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई दोस्ताना हाथ हमारी ओर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि कहीं बाहर सच में कोई ऐसी सभ्यता मौजूद है जिसने ये सारे फिल्टर्स पार कर लिए हैं, जो छुपने की जरूरत से भी आगे निकल चुकी है, तो वो कितनी शक्तिशाली होगी? क्या वो सच में भगवान जैसी ताकत रखती होगी? अब वक्त है कादशेव स्केल की सबसे ऊंची सीढ़ियों पर नजर डालने की, जहां बात होती है टाइप 7 सिविलाइजेशंस की। दोस्तों, कादशेव स्केल पर हम अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कोई सभ्यता लगातार आगे बढ़ती रहे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और अंत में टाइप 7 तक पहुंच जाए तो क्या होगा? जैसा कि अभी हमने जाना कि टाइप 4 वो सिविलाइजेशन होगी जो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी पर कंट्रोल कर पाए, यानी हर गैलेक्सी, हर तारे, हर प्लैनेट की शक्ति एक ही सभ्यता के अधीन हो।
टाइप 5 वो सिविलाइजेशन होगी जो सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स की शक्ति को कंट्रोल कर सके। सोचिए, वो सभ्यता सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रहेगी, वो पैरेलल यूनिवर्स में भी प्रवेश कर सकेगी। टाइप 6 वो लेवल है जहां सभ्यता खुद स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सके, मतलब समय को पीछे या आगे मोड़ दे, ब्रह्मांड के नियमों को अपनी मर्जी से बदल दे। और अब आता है वो स्तर जहां कल्पना भी कांप जाती है। टाइप 7 सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ ब्रह्मांड की ही मालिक नहीं होगी बल्कि वो अस्तित्व की भी मालिक होगी। वो मैटर और एनर्जी को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकती है, वो नए यूनिवर्स बना सकती है, पुराने यूनिवर्स को मिटा सकती है, और उसके लिए समय और स्थान जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ खिलौने होंगे। सोचिए, अगर ऐसी कोई सभ्यता ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारी नज़र में वो कैसी दिखेगी? क्या हम उन्हें भगवान कहेंगे? क्या वो हमारे लिए क्रिएटर जैसे होंगे, या फिर वो हमें नोटिस तक नहीं करेंगे जैसे हम चींटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टाइप 7 सिविलाइजेशंस मौजूद हैं तो शायद उन्होंने हमें एक सिमुलेशन में डाल रखा है। हमारी दुनिया, हमारे नियम, हमारी फिजिक्स सब उनकी बनाई हुई प्रोग्रामिंग है और हम सिर्फ एक कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर दौड़ते कैरेक्टर्स हैं। यह सोचकर सिहरन होती है कि क्या हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंदिर और हमारे धर्म असल में उसी टाइप 7 सिविलाइजेशन को संबोधित कर रहे हैं? क्या भगवान जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं वही सुपर सिविलाइजेशन है जिसने हमें बनाया? लेकिन अब सवाल ये है कि हम इंसान जो अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे, क्या कभी हम उस मंजिल तक जा पाएंगे? क्या हमारी सभ्यता इतनी देर तक सरवाइव कर पाएगी कि हम कॉस्मिक पावर बन सकें? तो इसका जवाब छुपा है हमारे अपने भविष्य में। दोस्तों, सच्चाई ये है कि कार्दाशेव स्केल पर हम अभी 0.7 सिविलाइजेशन हैं, मतलब अभी तक हमने अपनी धरती की पूरी एनर्जी तक पर कंट्रोल नहीं किया है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, लेकिन ये सब मिलाकर भी हम टाइप 1 के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। हमारी असली लड़ाई स्पेस से पहले धरती पर है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन और शायद सबसे बड़ा खतरा हम खुद। अगर हम अपने ही ग्रह को बचा नहीं पाए तो ब्रह्मांड को जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम ये सब चैलेंजेस पार कर लेते हैं। हमने धरती को सस्टेनेबल बना लिया, एनर्जी को साफ और असीमित बना लिया और टेक्नोलॉजी को बैलेंस में रख लिया, तो फिर हमारी अगली मंजिल होगी टाइप 1 सिविलाइजेशन और उसके बाद शुरू होगी असली कॉस्मिक जर्नी। डायसन स्फीयर जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स, मार्स और अन्य ग्रहों पर कॉलोनीज, एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हजारों साल लंबी जिंदगियां, और धीरे धीरे हम कार्दाशेव स्केल की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। भले ही साइंस हमें ये रास्ता दिखाती है, लेकिन असली सवाल है कि क्या हम इंसानियत के रूप में तैयार हैं? क्योंकि अगर हमारे बीच नफरत, युद्ध और लालच जारी रहा तो हम ग्रेट फिल्टर से बाहर निकलने से पहले ही मिट जाएंगे। लेकिन अगर हमने एकजुट होकर विज्ञान और कॉम्पैशन दोनों को साथ लिया तो शायद हम भी एक दिन सितारों के पार पहुंच सकें। तो अगली बार जब आप रात को आसमान की ओर देखो तो याद रखिएगा कि वो खामोश सितारे सिर्फ रोशनी नहीं हैं, बल्कि वो सवाल हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, और शायद कहीं दूर कोई टाइप 7 सिविलाइजेशन मुस्कुराते हुए हमें देख रही है।